नवी मुंबई में बकरीद से पहले बवाल होते होते टल गया। एक मटन शॉप पर बकरे के ऊपर शब्द लिखा गया राम का और फिर उसे हलाल करने की कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बताया गया कि जानबूझकर हिंदू समुदाय को भड़काने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी मिली वो मौके पर पहुंच गए और बवाल कर दिया। कल 1 बजे मुझे एक मातृशक्ति का फोन आया कि यहाँ पे एक बकरा राम नाम, जिसके पीठ के ऊपर राम नाम लिखा है और वो वहाँ पे बाहर बांधा है। तो जैसे मुझे पता चला मैं 2 मिनट में यहाँ पे आया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मटन शॉप मालिक ने जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की। मैंने पूछा हमारे आराध्य का नाम क्यों डाला, उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या हुआ, उनका ऐसा रिएक्शन था, क्या हुआ, राम लिखा तो क्या हुआ, अरे राम लिखा तो क्या हुआ। 100 करोड़ हमारे हिंदुओं की आस्था श्री राम है, तो मैं बोला आपके बच्चे का नाम डाल देते। वहीं हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बकरे को कब्जे में ले लिया। क्योंकि गुडलक मटन शॉप वाले ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, इसीलिए पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत और सख्त एक्शन लिया। पुलिस और महानगर पालिका ने मौके पर पहुंचकर दुकान ही सील कर दी। साथ ही आईपीसी की धारा 295A, धारा 34 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी दुकान मालिक मोहम्मद शफी शेख को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। फिलहाल वो हिरासत में हैं। पुलिस अपने आगे की तफ्तीश कर रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि लगातार एक समुदाय की तरफ से हिंदुओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि इसी जगह पर पहले भी गोमांस मिल चुका है। बहुत शांति प्रिय इलाका है, पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या बढ़ गई है। ये अपनी शक्ति दिखा करके लोगों को झुकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। इस हरकत के बाद पुलिस ने मटन शॉप से 22 बकरों को भी जब्त कर लिया है। वहीं लोगों से शांतिपूर्वक बकरीद मनाने की पुलिस की तरफ से अपील की गई। मदरसे पर हुए इस हमले के आरोप कहीं न कहीं गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर लगाए जा रहे हैं। सुबह टी राजा सिंह जब मेदक जाने के लिए निकले थे तो एयरपोर्ट पर तेलंगाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने मेदक पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं टी राजा सिंह ने कल हुए बवाल के बाद तेलंगाना की सरकार और पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। तेलंगाना में खुलेआम कसाईयों के समर्थन में कांग्रेस सरकार है, खुलेआम कसाईयों के सपोर्ट में यहाँ की तेलंगाना की पुलिस है। मैं रेवंत रेड्डी जी को बोलना चाहूंगा कि हम डरे ना आगे डरेंगे। गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। भले ही आज हमारे कार्यकर्ताओं को तुमने अरेस्ट करके रिमांड किया है, मैं पूछना चाहता हूं जिसने चाकूबाजी की वो कसाई को तुम कब पकड़ोगे। 17 जून को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले सियासत भी जोरों पर है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशासन से बड़ी मांग कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बकरीद पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन पूरी शक्ति लगा दे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी कीमत में बकरे की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कल बकरीद है, मैं बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई ना हो, जिससे आपसी द्वेष फैले। ये काम प्रशासन को करना है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द ही सबसे बड़ी चीज। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसी तरह का आदेश जारी कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि यूपी में कहीं भी सड़क पर ना तो नमाज पढ़ी जाएगी और न ही खुले में कुर्बानी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ऐसा माना जाने लगा था कि ईवीएम का मुद्दा अब नहीं उठेगा, लेकिन अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया और राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। और राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की,
जिसमें लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 48 वोटों से मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीतने वाले शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के फोन में ईवीएम मशीन खोलने की ट्रिक है। उनके रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ओटीपी जनरेट कर ईवीएम को अनलॉक करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद अब चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी है। चुनाव आयोग ने उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें यह बताया गया था कि ईवीएम एक फोन से अनलॉक किया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। ईवीएम में कोई फोन या ओटीपी की जरूरत नहीं है। साथ ही जिस भी अखबार ने यह दावा किया था उसे चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इनकोड एक ऐसा सिस्टम है जिस पर डेटा अपलोड करते हैं। इसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं होता है और इसे लेकर के ऑपरेटर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज़ है वो गलत न्यूज़ है और किसी भी आधारहीन न्यूज़ है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। ये गलत न्यूज़ के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए हैं। इधर ईवीएम पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर के बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष अपनी कमजोरी दिखा रहा है। ये जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। हिंदी की कहावत है, खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब वे चुनाव जीतते हैं तब वे ईवीएम की बात नहीं करते। भारत में चुनाव में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन अब इस बहस में दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया। इलॉन मस्क के मुताबिक ईवीएम को इंसानों या एआई की मदद से आसानी से हैक किया जा सकता है। मस्क ने अमेरिका में होने जा रहे आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केनेडी जूनियर ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। केनेडी जूनियर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग के दौरान हुई गड़बड़ी का जिक्र किया और अमेरिका के आम चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की अपील की थी। केनेडी जूनियर की पोस्ट पर इलॉन मस्क ने अपनी सहमति जताई और ईवीएम को बंद करने की बात कही। 10 जून से अकबर नगर में अवैध मकानों को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। यूपी सरकार का बुलडोजर तेजी से चला और लोगों के सामने ही उनके घरों को तोड़ दिया गया। 6 दिनों में ही 450 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। फेज 1 में करीब 800 आवासीय घर हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। सभी मकान तोड़े जाने के बाद 1952 के नक्शे के आधार पर जमीन की पैमाइश कराई जाएगी, जिसके बाद नगर निगम इसके सौंदर्यीकरण का काम करेगा और इसी जगह पर कुकरेल रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। क्योंकि इलाके का नाम अकबर नगर है, इसीलिए यहाँ बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीति भी जारी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहले ही यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि जिन लोगों का घर टूटा है वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले तमाम लोग गरीब हैं। आपका घर खाली हो गया? हाँ, खाली होगा भाई। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, कोई सुनता है जो कहे, कोई नहीं सुनता, ये न्यूज भी नहीं सुनी। हालत इतनी खराब है कि जिन लोगों का घर तोड़ा गया है उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे। लोग सरकार को और सरकारी सिस्टम को कोस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ लोगों के घरों को ही तोड़ने का काम किया है। अकबर नगर में जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है, योगी सरकार ने उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की है। और अकबर नगर में जिन लोगों के मकान तोड़े गए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लखनऊ के ही वसंत कुंज में नए घर दिए जा रहे हैं। अब तक 1900 परिवारों को नए घर दिए गए, जबकि 1100 लोग अब तक अपने घर पर कब्जा भी ले चुके हैं। जो लोग बेहद गरीब हैं उन्हें मुफ्त में आवास मिला है।
वहीं जो लोग गरीब नहीं हैं, उन्हें सब्सिडी पर घर दिया जा रहा है। सब्सिडी पर 4,79,000 रुपए में घर आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं फर्जी आधार कार्ड आवेदकों को घर नहीं मिलेगा, ये गाइडलाइन भी तय की गई है। सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन लोगों के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसी बात है। हमारा 11-12 लोग का परिवार है, 2 मकान अगर दे दो तो 2 का पैसा कैसे अदा करेंगे बताओ, ये भी तो है। क्योंकि योगी सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने और उनके घर तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसीलिए इस कार्रवाई को करते हुए योगी सरकार फूंक कर कदम भी रख रही है। और माहौल न बिगड़े इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने घर और दुकान को तोड़े, लेकिन मंदिर और मस्जिदों को नहीं छुआ। अकबर नगर फेज 2 को पूरी तरह साफ किया जा चुका है, लेकिन वहां अभी भी मंदिर वैसे का वैसे खड़ा है और इसी तरह मस्जिदें भी शान के साथ खड़ी हैं। न मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, न ही हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। आप देख सकते हैं पूरा इलाका खाली हो चुका है और सिर्फ आपको एक मस्जिद यहाँ पर नजर आ रही होगी। हालांकि अकबर नगर फेज 1 में तमाम छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिनके डिमोलिशन का काम किया जाएगा। LDA का दावा है कि ये कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के चल रही है और हिंदू मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने आज बड़ी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा और अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज की योजना पर भी बात हुई। सरकार ने इस बैठक में लोकल इंटेलिजेंस को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही एरिया डोमिनेशन प्लान की भी समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय में ये बैठक 2 राउंड में हुई। पहली बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई, जो सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक चली, जबकि दूसरी बैठक गृह मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चली। दरअसल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी, लेकिन इस बीच आतंकी वारदातों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मुंबई से। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां मुंबई पुलिस ने एक और केस दर्ज किया। धमकी के आरोपी की राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। 18 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया यह आरोपी, जिसने धमकी दी थी, आरोप है इस पे, और इस आरोपी की राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिन पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इनके घर पर फायरिंग की गई थी और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। और सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया तो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, जिस पर अंतिम फैसला संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। सूत्रों से खबर यह भी है कि टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका समर्थन करने का प्रयास करेंगे। अगर चंद्रा बाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रा बाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। हालांकि एनडीए के नेता साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार रखती है तो उससे कोई ऐतराज नहीं होगा। बीजेपी अपना अगर क्लेम एनडीए में रखती है कि उनकी पार्टी का ही व्यक्ति, नेता, सांसद स्पीकर होना चाहिए, जनता दल यू अनकंडीशनल उसको सपोर्ट देगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। 2012 के हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड एक नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र का रायगढ़ के पास जब्त की गई जिन हड्डियों को सीबीआई ने शीना बोरा के अवशेष बताए थे, वो अब लापता हैं। जिसके बाद शीना बोरा की मां और हत्या के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सवाल खड़े किए। जी मीडिया से खास बातचीत में इंद्राणी ने उसके जीवित होने की भी आशंका जताई। अभी वो सच्ची में वो जिंदा है नहीं है ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि अगर ये जो एविडेंस है, जो बोले थे कि 2012 में स्केलेटल रिमेन्स मिले थे, वही शीना के है, वो जे हॉस्पिटल भेजे थे, ये वो अभी वही अगर गायब हो गया तो ये हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो जिंदा कहीं हो भी सकते हैं। साथ ही इंद्राणी ने कहा कि शीना बोरा के मंगेतर राहुल मुखर्जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई। राहुल मुखर्जी ने जब साबित नहीं कर पाए कि
ये शीना के लिए उसने रिपोर्ट लिखा था, तो शीना के ये में राहुल मुखर्जी को क्यों कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया गया था। 2012 में जब्त की गई हड्डियों के गुम होने की बात गुरुवार को जेजे अस्पताल की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की गवाही के दौरान सामने आई। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी तरह का डीप फेक वीडियो और कंटेंट बनाया जा सकता है। ऐसे में इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नया बिल लाने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डीप फेक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इस बिल में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरकीबों पर चर्चा होगी। इस बिल में सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने के लिए नए नियम लाए जा सकते हैं। डीप फेक रोकने के लिए सरकार ने नए नियम चुनाव से पहले जनवरी में ही तैयार कर लिए थे, जिसके मुताबिक अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है तो उस प्लेटफॉर्म को भारत में बैन कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डीप फेक कंटेंट को एआई के जरिए फिल्टर करने का काम करेंगे। वहीं डीप फेक कंटेंट मिलने पर उसे 24 घंटे के अंदर ही हटाना होगा। जिस यूजर ने कंटेंट अपलोड किया है उसका अकाउंट बंद कर उसकी जानकारी दूसरे प्लेटफॉर्म को देनी होगी ताकि आरोपी वहां अकाउंट ना बना सके। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस भी दर्ज होंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि अब बूंद बूंद पानी के लिए सड़कों पर मारामारी दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। हालांकि कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि दिल्ली वासियों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सके। लेकिन जैसे ही इन इलाकों में पानी का एक भी टैंकर पहुंचता है तो बूंद भर पानी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ओखला में लोग टैंकर की छत पर चढ़ गए और पाइपों के जरिए पानी को निकालते दिखाई दिए। पानी के लिए मची मारामारी की ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के गोविंदपुरी में दिखाई दी, जहां पानी के लिए लोग टैंकर पर चढ़े दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर दिन में सिर्फ एक बार पानी का टैंकर पहुंच रहा है। चाणक्यपुरी इलाके में लोगों का आरोप है कि दिन में सिर्फ एक बार टैंकर से पानी सप्लाई होने की वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। 20 करके ले 2-4 80 ले जाता हूँ, ढोते रहो तो काम हो जाता है। पानी थोड़ा बहुत आप जहाँ लाना है 2 बाल्टी से 10 लीटर से धो लेता हूँ, देह पोंछ लेता हूँ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा और यहाँ के लोग पीने के लिए पानी महंगे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर हैं। सरकार की तरफ से जो पानी टैंकर यहाँ पर पहुँचना चाहिए वो टैंकर भी यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। जो बाल्टियाँ हैं वो सब खाली हैं। लोग ऐसे हैं जिनको पानी पीने के लिए बाहर से खरीदना पड़ रहा है। वहीं छतरपुर में पानी न मिलने से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली में जल संकट हर दिन गहराता जा रहा है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। पानी की किल्लत पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और शनिवार की तरह आज भी कई इलाकों में प्रदर्शन किया। बीजेपी के इस प्रदर्शन में दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद शामिल हुए। दिल्ली पानी संकट को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सेहरावत और कार्यकर्ता पोस्टर, बैनर और मटके के साथ धरने पर बैठ गए। तो वहीं लक्ष्मीनगर इलाके में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर अपना विरोध जताया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में टैंकर माफिया की लूट, पानी की चोरी और पानी का जो लीकेज सिस्टम है, ये मूल कारण है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इनका भ्रष्टाचार शामिल है। वहीं दिल्ली में पानी की संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और दिल्ली में जल संकट दूर करने के लिए केंद्र की मदद मांगी। उनकी ओर से अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए तो दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। दिल्ली में जल संकट के बीच में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सरकार में जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि राजधानी में जल संकट बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दावा किया कि कुछ शरारती लोगों ने पानी की पाइपलाइन के बोल्ट काट दिए, जिसकी वजह से दिल्ली में 25% पानी की कमी हो गई। आतिशी ने इस बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पानी की पाइपलाइनों के लिए सिक्योरिटी की मांग की है। बहुत बड़े बड़े बोल्ट
12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है। आतिशी के आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली की आप सरकार पर पाइपलाइनों में चोरी और लीकेज के मुद्दों को ठीक करने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। बीजेपी ने पानी संकट के लिए आप सरकार पर हमला बोलते हुए पिछले 10 सालों में पानी के पाइप न बदलने पर भी सवाल उठाए। इस बार के लोकसभा चुनाव में अग्निपथ एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे खत्म करने की बात कही थी। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू भी इसमें बदलाव की मांग कर चुका है। अब विपक्ष इसे संसद में उठाने की तैयारी में है। ऐसे में अब 2 साल बाद सरकार अग्निपथ योजना में कुछ बड़े बदलाव करने का एजेंडा बना रही है। फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत 25% अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद फौज में शामिल हो सकते हैं। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है, यानी कि 50% अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद परमानेंट हो सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल सेवाओं में 75% अग्निवीर परमानेंट हो सकते हैं। नए प्रस्ताव में सेवा पूरी कर चुके 25% अग्निवीरों को 7 साल के लिए वापस बुलाने पर चर्चा हो सकती है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग 24 हफ्ते की होती है। इसे 4 से 6 हफ्ते बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी राजनीतिक हंगामा और हिंसा जारी है। हावड़ा के शालीमार में बड़ा बवाल हुआ। यहां पार्किंग को लेकर 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। आरोप है कि अवैध पार्किंग का विरोध करने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी की गई। घर के अंदर घुसकर महिलाओं को पीटा गया। वो आया पी के 2-3 बंदा, भुल्ला राय का लड़का लोग हमको मार दिया। मेरा पाँव ऐसे टूटा है, मार दिया। फिर बोलता है पुलिस मिला है सर, यहाँ पे आके फिर बंदूक लेके आके बुल्ला राय सब यहाँ पे गोली चलाया, सबको मारा। लेडीज फेडीज को कितना जन का कपार फोड़ दिया, कितना जन का टाली फाली सब नुकसान कर दिया। आरोप है कि टीएमसी के लोग पार्किंग में जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और विरोध करने पर मारपीट और पत्थरबाजी करते हैं। उत्तराखंड के कई इलाके आग की चपेट में है। इस वक्त अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू पाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जंगल की आग की तस्वीरें सामने आई, जिसमें भीषण आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। रोड पार न करे यार। आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स, एसडीआरएफ और वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। आग बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। प्रशासन करीब 70% जंगल के आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है। इधर आगजनी में 4 वन कर्मियों की मौत के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल है। आग से बहुत डर है। हमारा घर है, हमारा ग्वाड़ है, क्या लूट है, हमारा सब कुछ है हमारा। पिछले साल नवंबर से जारी आग की 1000 से अधिक घटनाओं में करीब 1500 हेक्टेयर वन संपदा जलकर तबाह होने की खबर है। इधर जम्मू के पहाड़ी जंगलों में भी आग सुलगने लगी है। उधमपुर के जंगलों में लगी आग से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। जहां जंगलों से धुआं उठता दिखाई दिया, जंगल की आग लगातार आगे की तरफ बढ़ती गई और कई एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें चीड़ के कई पेड़ जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग 15 दिन पहले लगी थी, जो फैलते फैलते यहां तक पहुंच गई। 15 दिन से अगर लगातार आग का इतना मचा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि इधर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मतलब सूद ली गई होगी। वहीं प्रशासन स्थानीय लोगों से आग लगने की घटनाओं की तुरंत जानकारी देने की अपील कर रहा है। लोकल लोगों को मैं एक अपील करूंगा कि आप अपनी प्राइवेट जमीनों में खासकर कहीं पे भी आग ना लगाएं। जहाँ पे आपको आग लगी दिखती है, आप सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट को बताएं। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई है, पर सिलेंडर में धमाके के बाद घर पूरा जल करके राख हो गया। और सिलेंडर में ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घर में रखा सिलेंडर फटने के बाद धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी।
सिलेंडर में ब्लास्ट की ये घटना यवतमाल के पांढर कावड़ा इलाके की बताई जा रही है, जहां एक घर में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। घर में हुआ ये सिलेंडर ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और धमाके से लगी आग की चपेट में आने से पूरा घर जलकर राख हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद दूर से ही कई फीट ऊंची लपटें नजर आईं और आसपास के इलाकों में काला धुआं फैल गया। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। वहीं सिलेंडर फटने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गंगा दशहरा के मौके पर आज देश भर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा के घाटों पर जमा हो गए और मां गंगा का जयकारा लगाते हुए हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा के मौके पर हजारों श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे और मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद गंगा के घाट पर स्नान करते दिखाई दिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ साथ मंदिरों में दान भी दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर भी गंगा दशहरा के मौके पर भारी भीड़ नजर आई। गंगा घाट पर हर तरफ लोग मां गंगा का जयकारा लगाते हुए स्नान करते दिखाई दिए। गंगा दशहरा के मौके पर वाराणसी के सभी घाट लोगों से खचाखच भरे दिखाई दिए। घाटों को भी फूलों से सजाया गया था। गंगा स्नान के बाद लोगों ने काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या के सरयू घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई और रामलला के दर्शन किए। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तभी से गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा और इसमें आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा चली। ये गंगा दशहरा का महत्व ये है कि भागीरथ जी ने तपोभूमि किया, हजारों वर्षों तक अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर लेके आए, तो इसीलिए गंगा दशहरा मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की वजह से भारी जाम भी लग गया। बताया गया कि सुबह 4 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग हरिद्वार पहुंच गए, जिसकी वजह से वहां सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। आलम यह हो गया कि जहां भी नजर गई वहां गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद अचानक बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक चौराहे पर तो गाड़ियां हर तरफ से आ गई, जिससे वहां भीषण जाम लग गया और मजबूरी में लोग उसमें फंसे नजर आए। इस दौरान पुलिस वालों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी गंगा दशहरा के मौके पर भारी भीड़ नजर आई। घाट पूरी तरह से लोगों से भरे नजर आए। वहीं लाखों की तादाद में पहुंचे लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भारी संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से यहाँ पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में सुबह तड़के 4 बजे से ही यहाँ पे जो स्नान है वो चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। बताया जाता है कि इस दिन भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा को धरती पर लाए थे। तब से इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। बिहार में गंगा दशहरा के मौके पर पटना में गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बाढ़ इलाके में नाव पलट गई और उसमें सवार 17 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया और 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर आते ही पटना के बाढ़ इलाके में कोहराम मच गया। हर तरफ मातम का माहौल छा गया। बताया ये जा रहा है कि यह हादसा गंगा नदी में उमानाथन घाट के पास उस वक्त हुआ जब गंगा स्नान करने के लिए नाव में ज्यादा यात्री सवार हो गए और गंगा नदी के बीच में जाकर नाव पलट गई। हम अभी पटना के बाढ़ स्थित उमानाथ घाट पर हैं। ये दिखाएंगे आपको, ये गंगा है जहां अभी अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और इसमें देखिए बोट से वो जांच कर रही है। नाव के पलटने ही गंगा किनारे खड़े लोग हरकत में आ गए और स्थानीय नाविकों की मदद से लोगों को बचाने का काम शुरू किया और करीब 1 दर्जन लोगों का रेस्क्यू किया। 17 लोग 4 लोग अभी नहीं मिले हैं। इसमें से बाकी लोगों को बचाया जा चुका है या खुद वो निकाले गए? बाकी लोगों को यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बचाया है। नाव हादसे की जानकारी मिलने पर पटना प्रशासन के अधिकारी और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश शुरू की। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोरों की मदद ली जा रही है। आमतौर पर अस्पतालों में माहौल काफी सीरियस होता है और लोगों को यहां खुशियां मनाने का मौका कम ही मिल पाता है, लेकिन लखनऊ का एरा मेडिकल कॉलेज आईसीयू में एडमिट एक शख्स की इच्छा पूरी कर उसे खुशियां मनाने का मौका दे रहा है।
दरअसल लखनऊ चौक के रहने वाले मोहम्मद इकबाल की 2 बेटियां निकाह की तारीख पहले से ही इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद इकबाल बीमारी के चलते आईसीयू में एडमिट हुए। ऐसे में बेटियों ने पिता की गैर मौजूदगी में निकाह से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद इकबाल ने अस्पताल प्रशासन से आईसीयू में ही अपनी बेटियों के निकाह कराने की इजाजत मांगी और अस्पताल प्रबंधन से इजाजत मिलने के बाद मोहम्मद इकबाल की दोनों बेटियां आईसीयू में इनका निकाह हुआ और एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और नर्स भी इस खास पल के गवाह बने। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। वहां एक सैलून में फेस मसाज के दौरान सैलून कर्मचारी ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि शेव करने के बाद आरोपी सैलून कर्मचारी फेस मसाज कर रहा था और इस दौरान वो बार बार अपने हाथ में थूकता और फिर मसाज कर रहे ग्राहक के चेहरे पर उसे रगड़ कर लगा देता। वीडियो में दिखा कि आरोपी सैलून कर्मचारी ने ऐसा कई बार किया। बताया गया कि इस बात का जब ग्राहक को शक हुआ तो उसने सैलून में लगे सीसीटीवी के फुटेज को देखा, जिसमें थूक लगाने की बात सामने आई। पीड़ित ने घटना का वीडियो पुलिस को सौंपते हुए मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सैलून कर्मचारी जैद को गिरफ्तार कर लिया। जब एक सैलून में वो शेविंग करा रहे थे तो वहाँ के कारीगर जैद द्वारा उनके चेहरे पर थूक लगा के मसाज किया गया था। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सुशांतपुर सिटी द्वारा 100 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामित अभियुक्त जैद को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी इससे पहले कितने लोगों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दे चुका है। पंजाब के फगवाड़ा में ट्रैक्टर रेस के दौरान हुए हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गैर कानूनी तरीके से की जा रही इस रेस के दौरान एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर के किनारे खड़ी भीड़ पर जा चढ़ा, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इस घटना का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि हादसे के समय 2 ट्रैक्टर रेस लगा रहे थे और इसी दौरान पीछे वाले ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो रेस देखने आए किनारे खड़े लोगों पर जा चढ़ा। ट्रैक्टर के भीड़ पर चढ़ते ही वहां चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहीं घटना के सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस में शामिल ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया और गैर कानूनी तरीके से कराई जा रही रेस के आयोजकों और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆ, 4 ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। वहीं हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। पंजाब में ट्रैक्टर रेस समेत कई खेलों पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके इन्हें गैर कानूनी तरीके से हर साल आयोजित किया जाता है, जिससे पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका में भारतीयों पर हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक खरीदना शुरू कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बंदूक खरीदने वाले भारतीयों की संख्या 5 लाख हो गई है, जबकि 2022 में बंदूक खरीदने वाले भारतीयों की संख्या 75,000 थी। ज्यादातर अपराधी लूट के लिए भारतीय दुकानदारों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में बंदूक खरीदने वाले ज्यादातर भारतीय दुकान और होटल के मालिक हैं। भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे हिंसा के मामलों की वजह से बंदूक की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 में भारतीयों पर हमले की 18,000 अब तक घटनाएं हुई हैं, जबकि साल 2022 में भारतीयों पर हमले के 4,900 मामले सामने आए थे। अमेरिका के सभी राज्यों में से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ वाले 8 राज्यों में भारतीयों ने सबसे ज्यादा बंदूक खरीदे हैं। 4 जून को आए चुनावी नतीजों के बाद से ही बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। यूपी में बीजेपी जो सीटें हारी, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी खराब परफॉर्मेंस की वजह बता दी है। और संजय निषाद ने दावा किया कि बीजेपी को 400 पार का नारा देना ही उल्टा पड़ गया और इसी 400 पार के नारे की वजह से बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो महत्वाकांक्षा था, जैसे उनके थे कि हम 400 पार जीत ही रहे हैं मोदी के है, तो जो कहते हैं कि अत्युत्साह महत्वाकांक्षा में है। संजय निषाद का ये बयान ऐसे समय में आया जब यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। नतीजों के 10 दिनों के बाद ही यूपी में बीजेपी का संगठन सक्रिय हो गया है।
यूपी में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली, वहां हार की असली वजह जानने के लिए बीजेपी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 रिपोर्ट तैयार करा रही है। पहली रिपोर्ट खुद हारे हुए उम्मीदवारों से मांगी गई है और पूछा गया है कि आप लोग चुनाव क्यों हारे। वहीं दूसरी रिपोर्ट संगठन के पदाधिकारी तैयार कर रहे हैं, जो एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर बीजेपी उम्मीदवार को मिली हार का कारण ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में मंडल स्तर पर भी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता 400 पार के नारे को हार की वजह बता रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जमीन पर जाकर समीक्षा कर रही है कि आखिर चूक कहां हुई।